प्यार प्रसाद तो आप सभी का फिर से एक बार हम वेलकम करते हैं हमारी आज की विज्ञान की जबरदस्त सेशन पर, जहां पर मैं कुलदीप सर आप सभी का स्वागत करते हैं आज की संडे की एक जबरदस्त सेशन में। सभी को वेरी वेरी गुड आफ्टरनून और शुरुआत करते हैं हमारी आज की एक इस सेशन में, जहां पर हम बीपीएससी टीआरई 4.0 को फोड़ने के लिए, उनको छेद करने के लिए तैयार हो जाएंगे अपने सभी अस्त्र वस्त्र और शस्त्र के साथ। और शुरुआत करते हैं आपकी आज के सेशन को, जहां पर सबसे पहला जबरदस्त मोटिवेशन आप सभी के लिए। जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए, जीत के खातिर ऐसा जुनून चाहिए। ये आसमान भी आएगा जमीन पर, ये आसमान भी आएगा जमीन पर, बस इरादों में ऐसी गूंज चाहिए। और यही गूंज दोहराने के लिए 2025 में शिक्षक बनने के लिए तैयार हो जाएंगे, क्योंकि आप जुड़ चुके हो टीम परीक्षा के साथ और पढ़ रहे हम विज्ञान, और ये रहा उसका नतीजा। ये है वो गूंज जो आखिर 2025 में आपको देखने वाली। कल जो हमारा महाकुंभ का मैराथन हुआ था, यहाँ पे वो बच्चे हैं जिन्होंने आउट ऑफ मार्क्स लिए, 40 में से 40 लिए। नाम लेना चाहूंगा जरूर। गुलशन जी है, अतर आलम जी है, श्रुति मिश्रा जी है, खुशनुमा इकबाल जी है, आरू यादव जी है, विवेक जायसवाल जी है, और भी बहुत सारे, किशोर जी है, अरुण जी है, शिल्पी जी है, प्रिया जी है, श्वेता जी है, शालू जी है, और भी बहुत सारे विद्यार्थी जिन्होंने आउट ऑफ मार्क मिले हैं। ठीक है, तो मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल। और जिसने ये मेहनत करके सच में एक बहुत अच्छा रिजल्ट लाया है, और इसी तरह से अगर मेहनत करते रहोगे तो 2025 में आप शिक्षक बनना बिल्कुल तय है जी आपका। ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। आईएएस 1999 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलो कलेक्टर बनने के लिए तैयार हो जाएंगे यहाँ पे जी। और जो कलेक्टर बनेगा भाई साहब हाथ भी ऊपर कर ले एक बार, कौन है तो। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक कवों को और उच्चतर पादपों की जड़ों के बीच में उपयोगी प्रकार्यक साहचर्य करता है? Which one of the following is a useful functional association between the fungi and the roots of the higher plant? और इनके बारे में हमने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? चलो एक बार हाथ ऊपर करेंगे। क्या हमने इस क्वेश्चन को पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? ये अलग ग्रुप में पूछा गया है। देखो कहां पर पूछा गया है, 1999 में पूछा गया था आईएएस की एग्जामिनेशन में। और इसी तरह के क्वेश्चन बीपीएससी में भी पूछे जा रहे हैं, आप सभी को पता है। ये क्वेश्चन हमने पढ़े हैं और सभी लोग इसका आंसर दे रहे हैं। इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी रहेगा। और यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने गड़बड़ कर दी, बहुत सारे लोगों ने गड़बड़ कर दी भाई साहब। लिकेन जैसे ही, लाइकेन जैसे ही दिख गया, सभी ने सी के ऊपर मोहर लगा दी। और यहाँ पे मैं मोहर लगा रहा हूं ऑप्शन डी के ऊपर, क्योंकि हमने पढ़ा है जो माइकोरिजिया होता है वो फंगस माने कि कवक, और जो बड़े पौधे होते हैं उनके रूट्स के बीच के जो सहयोग होता है भाई साहब, उनको हम बोलते हैं सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहने वाले हैं। और लाइकेन किसके बीच में होता है? ये भाई साहब आपका कवक और शैवाल के बीच में, कवक और शैवाल के बीच में जो सहजीव संबंध होता है भाई साहब, इसे हम लाइकेन के नाम से जानते हैं। कितने लोगों को पता है जी? एक बार हाथ ऊपर कर लेंगे। सभी लोग मुझे बताएंगे अगर ये लाइकेन का उपयोग कौन कौन सी चीजों के लिए किया जाता है। सबसे पहली बात जो हमारे बीपीएससी में पूछा गया है, ये लाइकेन जो होता है ये सल्फर डाइऑक्साइड इसका नेचुरल इंडिकेटर है। नेचुरल इंडिकेटर माने कि अगर वातावरण में सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है तो लाइकेन उसे इंडिकेट करने का काम करता है। और उसी तरह से एसिड बेस इंडिकेटर, एसिड बेस माने कि अम्ल और क्षार को पहचानने के लिए लाइकेन से क्या बनाया जाता है जी? लिटमस पेपर बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? लिटमस पेपर बनाया जाता है। और उसी तरह से ये लाइकेन जनरली मसालों में भी इस्तेमाल किए जाते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते जी। ये देखिए वो ये है माइकोरिजिया, ये है आपका माइकोरिजिया जो हमारे एनसीईआरटी में दिया गया है जी, जो हमें एनसीईआरटी में दिया गया है। अगर आप इसे ढंग से देख पा रहे हो तो यहां पर देख पा रहे हो कवक और जो बड़े जड़े हैं भाई साहब, इनके बीच में फ्रेंडशिप है, दोस्ती है। और यही दोस्ती इनको बड़ा करने में मदद करती है। इस पौधे को देखो और इस पौधे का आकार देखो, आपको दिखाई देगा कि इस पौधे का आकार बड़ा है। क्यों बड़ा है? तो देखिए यहां पे बताना चाहूंगा,
जो फंगी माने कि कवक होते हैं ना, ये पानी और जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं भाई साहब, इनको एब्जॉर्ब करने में मदद करते हैं, है ना। और इसके बदले में ये प्लांट्स इनको क्या देते हैं जी, ये जो है इनको देते हैं भाई साहब, जो फूड होता है वो प्रोवाइड करते हैं। क्या प्रोवाइड करते हैं? फूड प्रोवाइड करते हैं। और इसी तरह से कवक लेगा फूड, और ये इनको पानी और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करता है। और इसी के वजह से जो प्लांट्स होते हैं, जो माइकोरिजा के साथ सह संबंधी होते हैं भाई साहब, उनकी ग्रोथ ज्यादा होती है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि पृथ्वी पर जितने भी पौधे मौजूद है, उसमें से लगभग 80% पौधे ऐसे हैं, 80% पौधे ऐसे हैं जो कोई ना कोई फंगस, कोई ना कोई कवक के साथ सह संबंधी होते हैं। यह आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है? यहाँ पे क्लियर हो गया है? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने बीपीएससी टीआरई 2.0 में पूछा गया क्वेश्चन है, इसका भी आंसर कर देंगे जी। जी सबा खातून जी, हमारा डेली क्लास 1 बजे ही रहेगा। अभी डेली क्लास हमारा 1 बजे ही रहेगा, ये सभी लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। 1 बजे क्लास रहेगा। चलो इसका आंसर कर देंगे। इसका आंसर क्या रहेगा? जल्दी से लाइक शेयर कमेंट करते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम घर्षण उत्पन्न करता है? सबसे कम घर्षण उत्पन्न करने वाला कौन सा फ्रिक्शन है जी? ये आपका रोलिंग फ्रिक्शन है। क्या है? रोलिंग फ्रिक्शन है। और वही अगर पूछा जाता है सबसे ज्यादा घर्षण पैदा करने वाला कौन है? सबसे ज्यादा घर्षण पैदा करने वाला कौन सा घर्षण है? तो इसका आंसर रहेगा आपका स्टैटिक, जिसे बोलेंगे हम स्थैतिक घर्षण। क्या बोलेंगे? स्थैतिक घर्षण बोलेंगे। और इसके ऊपर थोड़ी सी चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा। हम जनरली जिसके ऊपर क्वेश्चन पूछे गए, वो 4 प्रकार के घर्षण के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहला जो है वो आपका स्टैटिक फ्रिक्शन, जिसे हम स्थैतिक घर्षण, ये सबसे बड़ा होता है। उसके बाद स्लाइडिंग फ्रिक्शन, ये बड़ा रहेगा। उसके बाद रहेगा आपका रोलिंग फ्रिक्शन, और उसके बाद रहेगा आपका फ्लूइड फ्रिक्शन। ये फ्लूइड फ्रिक्शन सबसे कम मात्रा में लगता है, और ये जनरली तरल पदार्थों में होता है। हवा है, पानी है, या कोई तरल पदार्थ में अगर कोई चीज बढ़ रही है, तो भाई साहब उनकी सतह के ऊपर लगने वाला जो भी फ्रिक्शन है, चाहे वो हवा का रहे या किसी तरल पदार्थ का रहे, इसे हम फ्लूइड फ्रिक्शन बोलते हैं। ये ध्यान में रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं, और कुछ क्वेश्चन जो है फ्रिक्शन के ऊपर सॉल्व करते हैं। सभी लोग जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। चलो बताओ इसका आंसर क्या रहेगा जी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन घर्षण के बारे में सही है? घर्षण हमेशा गति की दिशा में कार्य करता है। गति की दिशा में बोला गया है, तो यह गलत रहेगा। फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ सरफेस इन द कॉन्टेक्ट, जी बिल्कुल सही बोला है उन्होंने, बराबर है। फ्रिक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, माने कि घर्षण एक असंपर्क बल का उदाहरण है, ऐसे बोला गया है। ये यहां पर गलत होता है। ये बात हमने पढ़ी है कि घर्षण तभी लगता है जब दो सतह जो है एक दूसरे के संपर्क में आए, बराबर है। और उसी के लिए ये नॉन कॉन्टैक्ट नहीं होता, ये कॉन्टैक्ट बल होता है। और उसी तरह से माने कि आपका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर 2 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? ऑप्शन नंबर 2 आना चाहिए। सभी लोग एक क्वेश्चन का और आंसर देंगे कि घर्षण द्वारा किया गया कार्य कैसे रहेगा? घर्षण द्वारा किया गया कार्य कैसे रहेगा? पॉजिटिव रहेगा, निगेटिव रहेगा कि जीरो रहेगा? चलो आंसर करेंगे सभी लोग जल्दी से। सभी लोग इसका भी आंसर करेंगे। इसका आंसर क्या रहेगा? क्योंकि यहाँ पे ये जो बोला गया है, ठीक है, ऑलवेज एक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन बोला गया है। एक्चुअली ये घर्षण हमेशा जिस दिशा में गति हो रही है उसके हमेशा अपोजिट ऐड करता है। माने कि डिस्प्लेसमेंट और बल कैसे रहेगा? एक दूसरे के विपरीत रहेंगे, और इसीलिए आपका आंसर रहेगा हमेशा निगेटिव रहेगा। कैसे रहेगा? हमेशा नकारात्मक रहता है। ये आपको ध्यान में रखना है। घर्षण द्वारा किया गया कार्य हमेशा नकारात्मक रहेगा। चलो अगला, और यहां पर आप देख पा रहे हो, देखिए इस दिशा में बल लग रहा है तो विस्थापन इस दिशा में हो रहा है, और इसी विस्थापन के विपरीत दिशा में यहाँ पे आपका फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। तो एक बात मुझे बताइए, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, दोनों के बीच का एंगल रहेगा 180 डिग्री। वर्क बराबर होता है फोर्स गुना में विस्थापन गुना में कॉस थीटा, और कॉस 180 कितना होता है जी? कॉस 180 अगर पुट कर दोते तो ये -1 आएगा। इसका मतलब वर्क कितना आएगा आपका? माइनस में आएगा। और यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि घर्षण लगने का एक मुख्य कारण जो है, सतह में इस तरह से खुरदुरापन जो होता है, उसी के वजह से यहाँ पे घर्षण लगता है। और एक बात मुझे बताइए, घर्षण कम करने के लिए हम क्या करते हैं? घर्षण कम करने के लिए हम क्या करते हैं जी? हम भाई साहब कोई ना कोई
चिकनी पदार्थों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे ऑयल हो गया, डीजल हो गया, या कोई भी ऐसी चीज जो जनरली फ्लूइड होती है, ग्रीस हो गया, इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम क्या बोलते हैं जी? ये वो ऐसे पदार्थ है, ये जो खुरदुरापन है उसको कम करके घर्षण को कम करने का काम करते हैं, बराबर है? हाँ, लुब्रिकेंट्स, इसे हम क्या बोलेंगे? लुब्रिकेंट्स बोलेंगे। बहुत बढ़िया, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप स्क्रीन के ऊपर ये रहा, सब लोग इसका भी आंसर कर देंगे जल्दी से। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ फ्रिक्शन इज द स्मॉलेस्ट? निम्नलिखित में से कौन सा घर्षण सबसे कम है? तो इसका आंसर रहेगा आपका रोलिंग फ्रिक्शन। क्या रहेगा? रोलिंग फ्रिक्शन। अगला सवाल देखो, ये अक्सर हमने देखा है कि सबसे ज्यादा बल कब लगता है? कब लगता है? ये लगता है आपके शुरुआत में लगता है। कब लगता है? शुरुआत में लगता है। और शुरुआत में कौन सा घर्षण होता है जी? ये होता है आपका स्थैतिक घर्षण। कौन सा होता है? स्थैतिक घर्षण होता है, जिसे बोलेंगे हम स्टैटिक फ्रिक्शन। क्या बोलेंगे? स्टैटिक फ्रिक्शन। पर जैसे ही आप उसे मान लीजिए किसी रोल के ऊपर रख दोगे, उस टाइम पे कम से कम बल में हम ज्यादा से ज्यादा कार्य कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि जब इसके नीचे आप पहिए लगा दोगे, तो सभी लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिख देंगे, जब यहां पर आपने पहिए लगा दिए तो यहां पे कौन सा घर्षण बन रहा है, कौन सा घर्षण, कौन सा फ्रिक्शन यहां पे एक्ट हो रहा है? सभी लोग इसका भी आंसर कर देंगे जी। इसका आंसर क्या रहेगा? ये रहेगा आपका रोलिंग फ्रिक्शन। कौन सा रहेगा? रोलिंग फ्रिक्शन रहेगा। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है यहाँ पे? क्लियर है यहाँ पे? चलो आगे बढ़ते। अगला सवाल, व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ फ्रिक्शन? ये हमारे बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। जल्दी से आज पूरा का पूरा घर्षण खत्म ही कर डालते हैं, ताकि कैसा भी क्वेश्चन आ जाए उस क्वेश्चन को फोड़कर हम आगे बढ़ेंगे। चलो बताओ इसका आंसर क्या रहेगा? व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ फ्रिक्शन? घर्षण का मुख्य कारण क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, इरेगुलरिटी ऑन द सरफेस। आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। क्या आएगा? ऑप्शन नंबर 3 इज द मेन रीजन बिहाइंड द फ्रिक्शन। और जो इरेगुलरिटीज होती है उसको डिफाइन करने का काम करता है, इसे बोलते हैं हम कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो होता है वो डिफाइन करता है कि कोई भी सतह कितनी ज्यादा खुरदुरी है। अगर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ज्यादा है, इसका मतलब आपका घर्षण भी कैसे रहेगा जी? घर्षण भी ज्यादा, क्योंकि सतह ज्यादा खुरदुरी रहेगी। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, सभी लोग इसका भी आंसर कर देंगे। किस प्रकार का घर्षण किसी वस्तु के गति शुरू करने के ठीक पहले कार्य करता है? चलो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब लोग इसका आंसर कर देंगे। चलिए बताइए इसका आंसर क्या रहेगा? फास्ट। चलिए, हौसला बनाए रखे, जिंदगी में चढ़ उतार आते ही रहेंगे, हौसला बनाए रखे, सब कुछ ठीक हो जाएगा जी। चलो बताओ इसका आंसर। इसका आंसर रहेगा आपका स्टैटिक फ्रिक्शन। कौन सा रहेगा? स्टैटिक फ्रिक्शन, माने कि स्थैतिक घर्षण लगता है। चलो अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा घर्षण का लाभ है? पहली बार सुने होंगे आपने कि घर्षण का लाभ भी होता है। चलो आंसर, इट कॉजेस वियर एंड टियर ऑफ द मशीन। क्या ये लाभ है जी? नहीं, ये तो लाभ नहीं, ये तो नुकसान है। इट हेल्प्स इन द वॉकिंग जी, बिल्कुल बिल्कुल सही बात बोले। आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर 2। क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर 2। आपने अक्सर महसूस किया होगा, जैसे कि मान लीजिए बहुत ही ज्यादा चिकनी सतह अगर है, उसके ऊपर चलने में बड़ी तकलीफ होती है। क्यों होती है? क्योंकि जितनी ज्यादा चिकनी सरफेस रहेगी उसके ऊपर घर्षण उतना ही कम होता है, और जितना ज्यादा कम घर्षण रहेगा हमारी पैरों में पकड़ नहीं बनेगी, और ना पकड़ बनने के साथ फिसल कर गिर जाते हैं। तो ऑब्वियस है यहां पर चलने में मदद करने वाला कौन होता है? यह आपका घर्षण ही होता है। चलो अगला सवाल, बीपीएससी टीआरई 2.0 में पूछा गया क्वेश्चन है 2023 का। चलो इसका भी आंसर कर देंगे। निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुंबकीय रेज नहीं है? चलिए, तो इसका आंसर क्या रहेगा जी? एकदम सिंपल है, हम सभी को पता है गामा रे, एक्स रे, दोनों भी
चुंबकीय विद्युत चुंबकीय किरणें होती है। यहाँ पे आंसर रहेगा आपका अल्फा किरणें। क्या रहेगा? अल्फा किरणें। ये अल्फा किरणें किससे बनी होती है? ये हीलियम के मॉलिक्यूल से बनी होती है। और अल्फा किरणें कैसे होते हैं जी? ये पॉजिटिव होते हैं। कैसे होते हैं? पॉजिटिव माने कि धनात्मक होते हैं। वही गामा किरणों की अगर मैं बात करता हूं और एक्सरे की बात करता हूं तो ये दोनों भी आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, माने कि विद्युत चुंबकीय तरंग है। इनको किसी भी माध्यम की आवश्यकता होती है क्या? जी नहीं, इनको माध्यम की आवश्यकता होती है। क्या इनके ऊपर कभी भी किसी भी चुंबकीय क्षेत्र का कोई असर पड़ेगा क्या? क्या कोई मैग्नेटिक फील्ड इनके ऊपर असर करेगी? जी नहीं, इनके ऊपर उसका भी असर नहीं होता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है ना। ये आपको ध्यान में रखना है। और गामा किरणों के बारे में हमने अक्सर कुछ बातें पढ़े, वो भी मैं आपको बताना चाहूंगा। ये है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इसके बारे में मैंने आपको अक्सर बताया है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। चलो सभी लोग मुझे बताएंगे, अगर मैं दृश्य प्रकाश की बात करता हूं तो हमारा जो दृश्य प्रकाश होता है, जिसे हम विजिबल लाइट बोलते हैं, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है? सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे इसका आंसर क्या रहेगा जी। चलिए बताइए, सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर लिखेंगे इसका आंसर क्या रहेगा। अगर मैं दृश्य प्रकाश की बात करता हूं, माने कि विजिबल स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट की बात करता हूं, तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी? बहुत बढ़िया, वो रहती है 380 नैनोमीटर से लेकर 740 नैनोमीटर के बीच में होगी। चलो एक बात मुझे बताइए, ये 380 नैनोमीटर कौन से प्रकाश की फ्रीक्वेंसी रहेगी जी? ये रहेगी आपकी रेड लाइट की रहेगी। और वही अगर आपको पूछा जाता है कि ये 740 नैनोमीटर फ्रीक्वेंसी किसकी रहेगी, तो ये रहेगी आपकी वॉयलेट, माने कि आपके जामुनी रंग की रहेगी। ये आपको पता है। अगर आपको पूछा जाता है कि हमारा दृश्य प्रकाश जो है, इसमें सर्वाधिक ऊर्जा किसमें पाई जाती है, तो ये सर्वाधिक ऊर्जा है, ये सर्वाधिक ऊर्जा इसमें पाई जाती है, आपको ध्यान में रखना है। और उसके बाद अगर इसकी बात करूंगा तो विजिबल स्पेक्ट्रम लाइट के ऊपर अगर फ्रीक्वेंसी चली जाती है तो उसे हम अल्ट्रा वॉयलेट लाइट के नाम से जानते हैं। और अगर उससे नीचे चली जाए तो उसे हम इंफ्रारेड के नाम से जानते हैं। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। माने कि मैं बोलना चाहूंगा, इंफ्रारेड जो होती है ये हाई वेवलेंथ माने कि इनका जो तरंग दैर्घ्य होता है वो ज्यादा होता है। और फ्रीक्वेंसी कैसे रहेगी जी? लो रहेगी, माने कि कम रहेगी। और वही अगर मैं जो दृश्य प्रकाश के ऊपर की जितने भी किरणें आपको नजर आ रही है, चाहे वो अल्ट्रावायलेट, चाहे एक्सरे, चाहे गामा रे, इनमें सब में क्या होती है जी? इनकी फ्रीक्वेंसी कैसी होती है? ज्यादा होती है, आवृत्ति ज्यादा। और लैम्बडा कैसे रहेगा जी? कम रहेगा। ये आपको ध्यान में रखना है। अगर आपको पूछा जाता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में सबसे ज्यादा दूरी तय करने वाली किरणें कौन सी होती, तो सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। चलिए जी, सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर लिखकर बताएंगे कि जो हमारा विद्युत चुंबकीय, ये जो पूरा का पूरा आपके सामने ग्राफ लगा है साहब, उसमें सबसे ज्यादा दूरी तय करने वाला प्रकाश कौन सा है? तो आपको ध्यान में रखना है, वो है आपका रेडियो वेव्स। कौन सी होती है? रेडियो वेव्स होती है, क्योंकि इनका तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है। और वही अगर आपको पूछा जाता है सर्वाधिक ऊर्जा और सबसे ज्यादा भेदन शक्ति वाला कौन सा प्रकाश है, तो ये रहेगा आपका गामा किरणें। कौन सा रहेगा? गामा किरणें। बराबर है जी। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे सब लोग। इसका आंसर क्या रहेगा? फास्ट चलिए जी, आंसर करेंगे इसका। निम्नलिखित में से किस विद्युत चुंबकीय तरंग की आवृत्ति सबसे अधिक होती है? विद्युत चुंबकीय तरंग की आवृत्ति सबसे अधिक माने कि सबसे ज्यादा होती है, तो इसका आवृत्ति के बारे में पूछा गया, तो इसका आंसर रहेगा आपका गामा रेज। क्या रहेगा? गामा रेज। वही अगर आपको पूछा जाता है सबसे अधिक भेदन शक्ति किसकी है, भेदन शक्ति सर्वाधिक किसकी होती है, ये अभी आपका आंसर रहेगा गामा किरणें। क्या रहेगा? गामा किरणें। और गामा किरणें आप सभी को पता है कि ये जो है कैंसर की ट्रीटमेंट करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। सभी लोग मुझे उसका एग्जाम्पल बताएंगे, कौन है वो जिसको हम कैंसर की ट्रीटमेंट में इस्तेमाल करते हैं। सभी लोग उसका एग्जाम्पल जो है कमेंट बॉक्स में लिख देंगे, ठीक है। और एक्सरे का इस्तेमाल हम किसके लिए करते हैं? हम सभी को पता है, हड्डियों, उसी तरह से मांसपेशियों में कुछ अकड़न आ गए, कुछ जकड़न आ गए, कुछ हड्डियां टूट गई है, उनका जो भाई साहब ग्राफ निकाला जाता है वो एक्सरे से निकाला जाता है। और सभी लोग मुझे बताएंगे कि एक्सरे की खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन है? एक्सरे की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम
सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिख देंगे जल्दी से। सभी लोग मुझे बताएंगे एक्सरे की खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन थे जिनको नोबेल प्राइज भी मिला है? जी रॉन्गटन जी, बहुत बढ़िया, उनका नाम था रॉन्गटन। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। और ये माइक्रोवेव जो है भाई साहब कहां पर इस्तेमाल किए जाते हैं? किसी के घर में भाई साहब अगर माइक्रो ओवन है, उसमें खाना पकाने के लिए माइक्रोवेव इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, इनमें भी ऊर्जा ज्यादा होती है और ये भी आपकी हाई फ्रीक्वेंसी वाली वेव्स होती है। ओके, चलो अगला सवाल आपके सामने ये रहा, इसका भी आंसर कर देंगे सभी लोग। बहुत बढ़िया जी। कौन से विद्युत चुंबकीय तरंग का उपयोग रिमोट कंट्रोल में किया जाता है? इसका आंसर रहेगा आपका इंफ्रारेड वेव्स। कोई मुझे बता सकता है कि इंफ्रारेड वेव ही क्यों इस्तेमाल किए जाते हैं, क्यों रेडियो वेव्स और माइक्रोवेव इस्तेमाल नहीं किए जाते? तो इसका उत्तर रहेगा कि रिमोट कंट्रोल से ज्यादा 2 मीटर, 5 मीटर, 10 मीटर इतने अंतर को कवर करने की आवश्यकता होती है। और इंफ्रारेड वेव जो होती है भाई साहब, इनका तरंग दैर्ध्य जो होता है थोड़ा सा ज्यादा होता है, माने कि वो दूरी ज्यादा कवर करती है और इसीलिए जो यहाँ पे इंफ्रारेड वेव्स इस्तेमाल करते हैं। और उसी तरह से जो नाइट विजन कैमरा होता है, जो नाइट विजन कैमरा होता है भाई साहब, उसमें भी कौन सी तरंगों का इस्तेमाल किया जाता है? सभी लोग उसका भी आंसर कमेंट बॉक्स में लिख देंगे। चलो बताओ। आपने अक्सर देखा होगा डिस्कवरी, नेशनल ज्योग्राफी अगर आपने कभी देखा होगा तो वहां पे जंगलों में जाने के बाद जो जानवर होते हैं उनको देखने के लिए, या आपने कोई ऐसी मूवी देखी होगी जहां पे सोल्जर जो होते, जो सैनिक होते बाउंड्री पर, उस कैमरे का इस्तेमाल करते ताकि उस रात में हम किसी भी जानवर को देख पाए। तो वहां पे भी आपका इंफ्रारेड तरंगों का ही इस्तेमाल किया जाता है, याद रहेगा। चलो, और जो टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम है, सभी लोग बताएंगे, जो टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम है हमारी, है ना, हमारी की दूर संचार प्रणाली है, ठीक है, उसमें किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो इसमें रेडियो वेव्स का इस्तेमाल किया जाता है। किसमें? रेडियो वेव्स का इस्तेमाल किया जाता है, यह भी आपको ध्यान में रखना है। अगला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर यह रहा, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में निम्नलिखित में से किस तरंग की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है? चलो बताओ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आप सभी के लिए। देखते हैं कितने लोग इसका सही उत्तर कर पाते हैं। चलिए जी, सभी लोग इसका जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। इसका आंसर क्या रहेगा? पूछा गया है कि विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में निम्नलिखित में से किस तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है? तो इसका आंसर रहेगा आपका रेडियो वेव्स रहेगा। क्या रहेगा? रेडियो वेव्स, माने कि आपकी, जी हाँ बिल्कुल, रेडियो तरंगे रहेगी जिसका जो वेवलेंथ होता है वो लगभग 10⁻24 मीटर इतना भयानक होता है। इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब ये है कि मान लीजिए ये रेडियो वेव्स की एक तरंग है, ये एक वेव है और इसकी लंबाई जो है वो 10⁻24 मीटर इतनी लंबी होती है। समझ पा रहे हो इस चीज को? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर, रात्रि में दृष्टि कैमरे में मुख्य रूप से किस विद्युत चुंबकीय तरंगों का इस्तेमाल किया? चलो, यही क्वेश्चन जैसे अभी अभी हमने डिस्कस किए थे, तो इस क्वेश्चन का आंसर देने में कोई भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। चलो बताओ इसका आंसर, जल्दी जल्दी आंसर करेंगे जी। इसका आंसर क्या रहेगा जी? इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर रहेगा आपका इंफ्रारेड रेज रहेगा। क्या रहेगा? इंफ्रारेड रेज रहेगा। आगे बढ़ते हैं। चलो अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग मानव त्वचा से गुजर सकती है लेकिन हड्डियों से नहीं गुजर सकती है? चलिए जी, इसका भी आंसर कर देंगे सब लोग। इसका आंसर क्या रहेगा? बहुत ही सरल सवाल, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। चलो बताओ, इसका आंसर कर देंगे। इसका आंसर रहेगा एक्सरे। क्या रहेगा? एक्सरे। अगला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। चलो थोड़ा सा बड़ा सवाल है, थोड़ा सा पढ़ने में समय लग सकता है, पर आप इसका उत्तर बिल्कुल कर सकते हो। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंगों का सही गुण नहीं है? आंसर, दे ट्रेवल एट द स्पीड ऑफ लाइट। बिल्कुल सही बात, ये बिल्कुल सही बात बोली उन्होंने। दे रिक्वायर ए मीडियम फ्रॉम द प्रोपागेशन, ये गलत बात है और यही आपका उत्तर रहेगा जी। यही आपका उत्तर भी रहेगा क्योंकि हमें गलत बात पूछी गई है। और गलत बात क्या है कि वो जो है मीडियम की आवश्यकता होती है। हमने पढ़े हैं कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं उनको माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है।
और इसीलिए ये जो विद्युत चुंबकीय तरंग होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं जी, नॉन मैकेनिकल वेव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नॉन मैकेनिकल वेव बोलते हैं। माने कि इसे बोलते हैं हम गैर यांत्रिक तरंगे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गैर यांत्रिक तरंग बोलते हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है जी? क्लियर है। और सभी लोग मुझे बताएंगे कि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है भाई साहब, ये कौन से प्रकार की तरंग होती है? ये तो आपने मैंने बता दिया, और कौन सा है? चलो देखते हैं कितने लोग जो इसका उत्तर कर पाते। तो इसका उत्तर क्या रहेगा? ये एक प्रकार की अनुप्रस्थ तरंगे भी होती है। ये एक प्रकार की अनुप्रस्थ तरंगे भी होती है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है जी? बिल्कुल, जिसे हम ट्रांसवर्स वेव बोलते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्स वेव बोलते हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि 60% का महा ऑफर शुरू है, और अगर आप टीचिंग परीक्षा के साथ जुड़कर अपने 2025 में शिक्षक बनने का सपना पूरा करना चाहते हो तो जल्दी से जुड़ जाए, और आपको कूपन कार्ड इस्तेमाल कर सकते हो जिसका नाम है भाई साहब मिशन TRE4। ये कूपन कोड इस्तेमाल कर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो, 60% मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकते हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। और उसी तरह से आपको 30 डेज चैलेंज भी यहां पर लेना है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। कल से चैलेंज शुरू हो चुका है, वीडियो सॉल्यूशन भी दिया गया है, और उसके साथ साथ बहुत सारे बच्चों ने उसको अटेम्प्ट भी किया है। तो ऐसा ना हो जाए कि चैलेंज एक्सेप्ट करने वाले आपसे आगे निकल जाए। समझ लीजिएगा, TRE 4.0 आपके बिहार में आने वाली आखिरी परीक्षा है जिसमें शिक्षकों का चयन करने जा रही है बिहार परीक्षा। उसके बाद TRE 5.0 आएगी नहीं आएगी ये तो बात की बात है, पर TRE 4.0 शायद आखिरी हो सकती है, और इसीलिए बोलता हूं ये मौका आपको गंवाना नहीं है। तो जो अब क्या बोलूं, अभी आप सबको समझ में आ ही गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल NDA 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलो बताओ इसका आंसर। आंसर करेंगे, इसका आंसर क्या रहेगा जी? फास्ट, बहुत बढ़िया। किसी कवक की कोशिका भित्ति पादपों से भिन्न होती है क्योंकि इनमें क्या है? एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो क्या बोला गया है, कवक की कोशिका भित्ति में क्या पाया जाता है? काइटिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? काइटिन पाया जाता है। सभी लोग मुझे बताएंगे कि ये सेलुलोज कहां पर पाया जाता है? सभी लोग आंसर करेंगे। ये सेलुलोज कौन सी कोशिका में पाई जाती है? पादप की कोशिका में पाई जाती है। किसमें है? पादप की कोशिका में पाई जाती है। ये आपको ध्यान में रखना है। और उसी तरह से अगर मैं आपको पूछूं कि जो शैवाल होते हैं और जो जीवाणु होते हैं, क्या इनकी कोशिका के ऊपर भी क्या ये सेल वॉल होता है? क्या ये सेल वॉल होता है? यस और नो? सभी लोग आंसर करेंगे जी। सभी लोग इसका आंसर करेंगे। शैवाल और जो जीवाणु होते हैं, क्या इनकी कोशिका के ऊपर भी सेल वॉल होता है? यस और नो? अगर यस बोलते हो तो भाई साहब सभी लोग मुझे शैवाल की कोशिका के ऊपर सेल वॉल किससे बनी होती है और जीवाणु की कोशिका के ऊपर सेल वॉल किससे बनी होती है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख दोगे। और यहाँ पे ये ग्लाइकोजन जो बोला गया है, ये ग्लाइकोजन भी क्या है ये भी मैं बताने वाला हूं, पर सबसे पहले इसका आंसर कर देंगे। इसका आंसर क्या रहेगा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सभी लोग सही उत्तर कर रहे हैं जी। बिल्कुल, सेलुलोज और पेप्टिडो ग्लाइकेन, बहुत बढ़िया। और कोई मुझे बता सकता है कि ये जो कवक होते हैं, ये जो कवक होते हैं, ये उनका जो फूड होता है, उनका जो खाना होता है, वो कौन से रूप में स्टोर करते हैं? ये स्टोर करते हैं आपके ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर करते हैं। कौन से रूप में? ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर करते हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना है। और सभी लोग एक साथ लाइक भी कर देंगे जी। लाइक नहीं किया है आप सभी लोगों ने, आप सभी ने लाइक नहीं किए हैं तो एक बार लाइक भी ठोक देंगे ताकि सेशन को एक बार बूस्ट मिल जाए। और जो बच्चे भाई साहब छुट्टी पर गए उनको पता चले कि हम अभी भी पढ़ाई जारी रखे हैं, अभी भी हम पढ़ाई कर रहे हैं। चलिए बहुत बढ़िया। तो इसका अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? चलो कोलेस्ट्रॉल के ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। कर ले, चलो कर लेते हैं। चलो एक बात मुझे बताओ, हमारे मानव शरीर में बनने वाला ये जो कोलेस्टेरॉल होता है, ये जो कोलेस्टेरॉल होता है,
ये कहां पर जमा किया जाता है? ये कहां पर जमा किया जाता है? ये जमा किया जाता है आपके लीवर में जमा किया जाता है। ठीक है। और अगर आपको पूछा जाए ये बैड कोलेस्टेरॉल किसे बोला जाता है, बैड कोलेस्टेरॉल किसे बोला जाता है, और उसी तरह से ये गुड कोलेस्टेरॉल किसे बोला जाता है, इसका भी सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर कर लेंगे जी। अगर मैं बैड कोलेस्टेरॉल माने कि ऐसा कोलेस्टेरॉल जिसके वजह से हमें हार्ट अटैक, हाइपरटेंशन और हाई बीपी जैसे बीमारियां हो सकती है, उनको बोला जाता है भाई साहब एलडीएल। क्या बोलता है? एलडीएल माने कि लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन बोला जाता है। और जो गुड कोलेस्टेरॉल होते हैं भाई साहब उनको एचडीएल बोला जाता है, हाई हाई डेंसिटी, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, माने कि ज्यादा घनत्व वाले लिपोप्रोटीन। और ये कम घनत्व वाले लिपोप्रोटीन, और ये एचडीएल को गुड क्यों बोला जाता है? क्योंकि जो हमारे शरीर की धमनियां होती है, उस धमनियों में जो भाई साहब कोलेस्टेरॉल जमा हो जाता है, ये होता है आपका एलडीएल। कौन सा होता है? एलडीएल। और इसी के वजह से जो हमारी धमनियां होती है उनका साइज कम हो जाता है, और इसके वजह से ब्लड फ्लो को वो रोकने का काम करते हैं, और इसी के वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। और इसी एलडीएल को भाई साहब स्कैवेंज करने का, माने कि इसे साफ करने का काम कौन करता है? वो करता है आपका एचडीएल करता है। ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है? क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, कवक की कोशिका भित्ति का मुख्य घटक क्या होता है? सभी आंसर बताएंगे। इसका आंसर क्या रहेगा? काइटिन रहेगा जी। क्या रहेगा? काइटिन रहेगा। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन के ऊपर ये रहा, निम्नलिखित में से किन जीवों में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है? कौन से ऐसे जीव है जिनकी कोशिका भित्ति नहीं होती है? जल्दी से आंसर कर देंगे। चलो, और इस क्वेश्चन का आंसर जो है लगभग 90% लोग जो है वो गलत देने वाले, में पहले ही आपको अवेयर कर रहा हूं। 90% लोग गलत करने वाले हैं। नब्बे प्रतिशत लोग इस क्वेश्चन का आंसर गलत करने वाले हैं। 90% से भी ज्यादा दिख रहा है मुझे तो यहां पे। चलिए एक बात मुझे बताइए, एक बात मुझे बताइए, क्या ये एनिमल जो पशु होते हैं इनके अंदर सेल वॉल पाई जाती है क्या? नहीं होती है। ये माइकोप्लाज्मा क्या है? ये माइकोप्लाज्मा क्या है जी? एक प्रकार का जीवाणु है। क्या है? एक प्रकार का जीवाणु है। ये दुनिया की सबसे छोटी सेल है, दुनिया की सबसे छोटी कोशिका है। और इस कोशिका के ऊपर भी आपको सेल वॉल मिलेगा क्या? जी नहीं मिलता है। इनके ऊपर सेल वॉल नहीं होता है। माने कि आपका आंसर 1 और 2 दोनों भी रहेगा। आंसर आपका मोर देन 1 ऑफ अबव, माने कि ऑप्शन नंबर 4 आना चाहिए। कितने लोगों ने ऑप्शन नंबर 4 पहले ही बता दिए थे? एक बार हाथ ऊपर कर लेंगे जी। मैंने पहले ही बोला था लगभग 90% लोग इस क्वेश्चन का आंसर गलत करने वाले हैं। तो बताओ कितने लोगों ने सही उत्तर किया था? एक बार हाथ ऊपर कर लेंगे, एक बार हाथ ऊपर कर लेंगे। बहुत बढ़िया। चलो, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने सही उत्तर किया है, पर यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने गलत उत्तर भी किया था। तो याद रखिएगा, ऑप्शन को पूरा पढ़ेंगे उसके बाद ही आंसर करेंगे। चलो, कोशिका की बात निकल ही गई है, तो एक बात मुझे बताएंगे, एक बात मुझे बताएंगे, कौन सी बात पूछेंगे? हाँ, ऐसी सेल जिनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होती है, न्यूक्लियस नहीं माने कि केंद्रक नहीं होता, उनको क्या बोला जाता है? देखते हैं कितने लोग इसका आंसर करते हैं। सभी को यह पता रहना चाहिए। ऐसी कोशिका है जिनके अंदर न्यूक्लियस माने कि केंद्रक नहीं होता है, उनको हम क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं हम प्रोकैरियोटिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोकैरियोटिक्स बोलते हैं। और इस प्रोकैरियोटिक का मुख्य घटक या सामान्य तौर पर इनमें पाया जाने वाला जीव कौन सा है जी? वो है आपका जीवाणु है। जीव कौन सा है? जीवाणु माने कि बैक्टीरिया होता है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, इन विच ग्रुप ऑफ द ऑर्गेनिज्म द सेल वॉल मेड ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन? एकदम इजी क्वेश्चन है। देखो, मैंने जितने भी क्वेश्चन आज लिए हैं ना, वो किसी ना किसी एग्जामिनेशन में पूछे गए क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। पेप्टिडोग्लाइकेन पूछा गया है, इसका मतलब क्या है जी? इसका आंसर रहेगा आपका बैक्टीरिया। क्या रहेगा? बैक्टीरिया इज द
करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। यूपीपीसीएस पीएससी एसीएफ की एग्जामिनेशन में पूछा गया क्वेश्चन है 2019 में। चलो बताओ इसका आंसर क्या करोगे। क्या बोला गया है? किण्वन की प्रक्रिया निम्नलिखित की अनुपस्थिति में की जाती है। ओके, चलो बताओ। मान लीजिए यहाँ पे फर्मेंटेशन की प्रोसेस के बारे में पूछा गया है, और हमने पढ़े हैं भाई साहब, जो फर्मेंटेशन जिसे हम किण्वन की प्रक्रिया बोलते हैं, किण्वन की प्रक्रिया बोलते हैं, ये एक प्रकार की अवायवीय इसमें श्वसन होता है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है, हमें पता है। और जहां पे अवायवीय श्वसन होता है, यहां पर आपको बाय प्रोडक्ट क्या मिलते हैं? यहाँ पे मिलते हैं आपको कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, और भाई साहब क्या मिलता है जी? इथेनॉल मिलता है। और अवायवीय श्वसन का मतलब होता है कि इसमें ऑक्सीजन का इस्तेमाल नहीं किया जाए। तो आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी रहेगा। ये आपको ध्यान में रखना है। इसमें बाय प्रोडक्ट जो मिलते हैं, माने कि जो उत्पाद होते हैं, वो होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, और एक होता है आपका इथेनॉल होता है। क्या होता है? इथेनॉल होता है। सभी लोग मुझे बताएंगे, अगर मैंने आपको यही ऑप्शन दिए और आपको पूछा कि प्रोटीन को डाइजेशन के बाद, पाचन के बाद किसमें परिवर्तित किया जाता है? यही ऑप्शन आपके सामने। चलो बताओ इसका आंसर करेंगे। यही आपके ऑप्शन है, ये रहा आपका क्वेश्चन। तो उस टाइम पे आपका आंसर क्या रहेगा? वो रहेगा आपके अमीनो एसिड्स। क्या रहेंगे जी? अमीनो एसिड्स रहेंगे। और उसी तरह से मैं अगर शुगर की बात करूं, तो जितने भी पौधे हैं, उनमें सर्वाधिक पाए जाने वाली शक्कर कौन सी है? चलो बताओ, इसका आंसर करेंगे। देखते हैं कितने लोग इसका उत्तर कर पाते हैं। मैंने क्या पूछा है कि जितने भी पौधे होते हैं उनके अंदर शक्कर पाई जाती है, वो कौन सी शक्कर है, कौन सा शुगर है पूरी पौधों में सर्वाधिक पाया जाता है? तो उसका आंसर क्या रहेगा जी? बहुत बढ़िया। देखो यहाँ पे बच्चे बोल रहे हैं, यहाँ पे स्टूडेंट बोल रहे हैं स्टार्च बोल रहे हैं, कोई भाई साहब फ्रुक्टोज बोल रहे हैं। आपको बताना चाहूंगा इसका आंसर है आपका सेलुलोज। क्या है? सेलुलोज। क्योंकि ये एक प्रकार की क्या है जी? एक प्रकार की बहुलक शर्करा है, जिसे हम क्या बोलते हैं? पॉलीसैकेराइड के नाम से जानते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। कौन सी है? सेलुलोज है। और उसी तरह से अगर आपको पूछा, जैसे कि आपने आंसर दिया कि जो फ्रूट्स होते हैं, जो फल होते हैं, उनमें कौन सी शर्करा पाई जाती है? तो वो होती है आपकी फ्रुक्टोज होती है। कौन सी होती है जी? फ्रुक्टोज होती है। आप सभी ने बता दिया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और उसी तरह से मैं अगर कुछ क्वेश्चन में आपको पूछता हूं, देखते कितने लोग आंसर करते हैं। जो कवक होती है, उनके अंदर कौन सी शक्कर पाई जाती है, या कौन सी शर्करा जो है वो जमा किया जाता है? मैं अगर पूछूं मानव शरीर के अंदर कौन सी शर्करा जमा किए जाते हैं, मैं अगर पादप के अंदर पूछूं, पादप के अंदर कौन सी प्रकार की शर्करा जो है भाई साहब जमा किए जाते हैं, उसे स्टोर किया जाता है? चलो पहले आंसर क्या रहेगा? पहले का आंसर रहेगा, और दूसरे का जो आंसर रहेगा वो कौन सा रहेगा जी? वो रहेगा आपका ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन एक प्रकार की शर्करा है। ग्लाइकोजन एक प्रकार की शर्करा है, जो एक बहुलक शर्करा मान के, जी हाँ बिल्कुल सही बात बोले। और अगर मैं पादप की बात करूंगा, तो ये रहेगा आपका स्टार्च। कौन सा रहेगा? स्टार्च रहेगा। याद रखिएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल यूपीपीसीएस 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण के जैविक सूचक का प्रसिद्ध उदाहरण है? ये क्वेश्चन मैंने अभी शायद पहला ही क्वेश्चन में आपको मैंने एक्सप्लेन किया था। इसे कितने लोगों को याद आ रहा है जी? आज का जो पहला क्वेश्चन है उसी में मैंने इसको एक्सप्लेन किया था। इसका उत्तर क्या रहेगा? इसका उत्तर रहेगा आपका लाइकेन रहेगा, जिसे हम लिचेन भी बोलते हैं। बराबर है, आपका क्या रहेगा? लिकेन रहेगा। ये आपको ध्यान रखना है। और ये कौन से वायु प्रदूषण को इंडिकेट करता है? सल्फर डाइऑक्साइड को। किसको? सल्फर डाइऑक्साइड को इंडिकेट करता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है? क्लियर है? ये सल्फर डाइऑक्साइड वाला क्वेश्चन जो है हमारे बीपीएससी में पूछा गया है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल 65th
बीपीएससी 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है जिसे क्या कहा जाता है। सेम टू सेम क्वेश्चन बीपीएससी टीआरई 3.0 में पूछा गया क्वेश्चन है, सेम टू सेम क्वेश्चन। चलो सभी लोग इसका आंसर करेंगे। इसका आंसर क्या रहेगा? इसे म्यूचुअलिज्म बोला जाता है। म्यूचुअलिज्म का मतलब क्या होता है? जो सहजीव संबंधी होते हैं भाई साहब, उनको म्यूचुअली सिम्बायोटिक एसोसिएशन भी बोला जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। पैरासिटिज्म का मतलब क्या होता है जी? एक ऐसा संबंध जहां पर एक जीव को हानि होती है और दूसरा जीव जो है उसके ऊपर निर्भर होता है। इसका एक उदाहरण कोई बता सकता है क्या? जैसे कि मैंगो प्लांट, मैंगो प्लांट प्लस इसके ऊपर बढ़ने वाला जो कसकुटा होता है, जिसे हम अमरबेर बोलते हैं, कसकुटा जिसके साथ भी रहेगा वहां पे आपको पैरासिटिज्म नजर आएगा। क्या नजर आएगा? पैरासिटिज्म नजर आएगा, क्योंकि जो मैंगो प्लांट है भाई साहब उसका नुकसान होगा, उसका जो भी न्यूट्रिशन रहेगा भाई साहब वो कसकुटा प्लांट जिसे हम अमरबेर बोलते हैं वो सोख लेगा। बराबर है? ये आपको ध्यान में रखना, ठीक है। चलो, और कॉमनलिज्म का मतलब क्या होता है जी? जहां पर दोनों जीव को जो है फायदा होता है पर दूसरा जीव जो उसको ज्यादा फायदा होता है। जैसे कि आपने जो गाय बैल भैंस होते हैं भाई साहब, उनके ऊपर जो बगुले उड़ते रहते हैं, कुछ बर्ड्स उड़ते रहते हैं, वो कॉमनलिज्म का एक उदाहरण है, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर यूपीपीसीएस 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है, इथेनॉल के व्यावसायिक उत्पादन में कौन सा खमीर प्रयोग में लाया जाता है? एक बात मुझे बताइए, आज जितने लोगों ने अटेम्प्ट किया है क्लास, ठीक है, इनमें से कितने लोगों को ऐसे लगता है कि यूपी में पूछे गए क्वेश्चन और विभिन्न बीपीएससी में पूछे गए क्वेश्चन और उसी तरह से विभिन्न स्टेट्स में पूछे गए जो क्वेश्चन है ये भी हमारे लिए बीपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है? कितने लोगों को ऐसे लगता है ना? इंपॉर्टेंट है ना? चाहे यूपी रहे, एमपी रहे, छत्तीसगढ़ क्यों ना रहे भाई साहब, चाहे कोई सा भी राज्य रहे, उस राज्य की जो स्टेट एग्जामिनेशंस है उनमें अगर कोई भी विज्ञान का क्वेश्चन अगर हमें पूछा गया है तो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। क्या आपको लगता है कुछ ऐसा सेशन हमने डिजाइन करना चाहिए जहां पर यूपी में पूछे गए क्वेश्चन, यहाँ पे एमपी में पूछे गए क्वेश्चन, जहां पर छत्तीसगढ़ में पूछे गए क्वेश्चन या विभिन्न स्टेट में पूछे गए जो क्वेश्चन है, इनके जो पीसीएस की एग्जामिनेशन में पूछे गए क्वेश्चन है, जो विज्ञान के क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन की क्या हम एक नई सीरीज शुरू करें? क्या नई सीरीज शुरू करें? कितने लोग इसके लिए तैयार है? अगर तैयार है तो कमेंट बॉक्स में भी आपको लिख देना है कि सर हमें ये तैयारी करनी है। अब एक काम कीजिएगा, जितने भी स्टेट एग्जामिनेशंस हुए भाई साहब विभिन्न राज्य की, चाहे राजस्थान रहे, दिल्ली रहे, यूपी रहे, बिहार रहे, कोई भी स्टेट रहे, उनकी एग्जामिनेशन में पूछे गए जो क्वेश्चन है साइंस के, विज्ञान के, ये भी हमें पढ़ा दीजिए ताकि हम सभी क्वेश्चन को फोड़ पाए। सभी लोग तैयार है इसके लिए? सभी लोग तैयार है? तो जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया एक बार लाइक ठोक देंगे। और उसी तरह से कल मैं आपको बताऊंगा एक नया सेशन डिजाइन करेंगे जहां पर सभी बच्चे रहेंगे। सभी की राय में जानना चाहूंगा, क्या आप सभी लोग इसके लिए तैयार है? अगर तैयार है तो आज के कमेंट बॉक्स में आपके कमेंट्स मुझे दिखने चाहिए कि सर हम सभी लोग तैयार है, और आप इस तरह के सेशन डिजाइन कर दीजिए ताकि हम और ज्यादा क्वेश्चन, और ज्यादा डेप्थ वाले क्वेश्चन पढ़ सके। सभी लोग तैयार है जी? चलिए तो शुरुआत करते हैं, ठीक है। इस नए सेशन के बारे में हम आपको जल्दी ही अवेयर कर लेंगे और जल्दी इसे स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। चलो, इथेनॉल के व्यावसायिक उत्पादन में कौन सा खमीर उपयोग में लाया जाता है? तो ये है आपका साइक्रोमाइसेस सेरेवेसी। क्या हो गया है? साइक्रोमाइसेस सेरेवेसी। और इसे ही हम क्या बोलते हैं जी? इसे हम बोलते हैं बेकर्स ईस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेकर्स ईस्ट के नाम से जाना जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। ये एक प्रकार का खमीर होता है। क्या होता है? एक प्रकार का खमीर होता है जो इथेनॉल माने कि शराब बनाने में, और उसी तरह से जो ब्रेड्स वगैरह होती है माने कि बेकरी इंडस्ट्री जो होती है उसमें इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर है? क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने सीडीएस 2022 2 में पूछा गया क्वेश्चन है। भूपृष्ठ पर गुरुत्व के कारण त्वरण निर्भर करता है। चलो बताओ,
द एक्सलेशन ड्यू टू द ग्रेविटी एट द अर्थ सरफेस डिपेंड्स ऑन, किसके किसके ऊपर निर्भर करता है? सिंपल सा फार्मूला है जी, स्मॉल जी इज इक्वल टू जी एम डिवाइड बाय आर स्क्वायर, ये उसका फार्मूला है, बराबर है। तो ऑब्वियस है ये तो पूरी दुनिया में, पूरे यूनिवर्स में कांस्टेंट है, तो ये तो हो नहीं सकता है। उसके बाद हम ये मास मतलब कि कितना है, ये किसी भी ग्रह का मास है, ये ग्रह का द्रव्यमान है। ये आर क्या है जी, उसका रेडियस है, उसकी त्रिज्या है। तो ऑब्वियस है किसके ऊपर निर्भर करती है, ये मास के ऊपर और रेडियस दोनों पे भी डिपेंड करती है, बराबर है। पर एक बात आपको ध्यान में रखना है, एक बात आपको ध्यान में रखना है कि ये जो गुरुत्वीय त्वरण होता है, ये वस्तु के द्रव्यमान के ऊपर, ये वस्तु के द्रव्यमान के ऊपर निर्भर नहीं होता, निर्भर नहीं होता, ये आपको ध्यान में रखना है। ये किसी भी वस्तु के द्रव्यमान के ऊपर निर्भर नहीं होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। माने कि द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इट डज नॉट डिपेंड, इट इज नॉट डिपेंड, इट इज नॉट डिपेंड ऑन द मास ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑन द मास ऑफ ऑब्जेक्ट, ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है? क्लियर है? इसका मतलब क्या है गुरुजी? इसका मतलब यह है, इसका मतलब देखो अब मैं आपको समझाता हूं, सभी लोग इसके ऊपर ध्यान देंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको बता रहा हूं। अभी मैं अगर स्मॉल जी का फार्मूला लिख रहा हूं, यह है आपका जी एम डिवाइड बाय आर स्क्वायर, बराबर है। यह आपके सामने फार्मूला आ गया। इसका मतलब यह होता है कि मान लीजिए यह धरती है, मान लीजिए धरती है और इसकी हवा मैंने निकाल दी, हवा मैंने निकाल दी, मान कि मैंने धरती के हवा को, एटमॉस्फेयर को पंचर कर दिया, और इस हवा रहित, जिसमें हवा ही नहीं है, ऐसी जगह पर मान लीजिए किसी मुर्गी का पंख, किसी मुर्गी का पंख, और मान लीजिए 10 किलो का एक आयरन का बॉल, दोनों को साथ में छोड़ता हूं, समान ऊंचाई से छोड़ता हूं, तो सबसे पहले कौन नीचे गिरेगा? सबसे पहले कौन नीचे गिरेगा? ये मुर्गी का पंख जो लगभग सिर्फ 10 ग्राम का होगा, या ये 10 किलोग्राम का आयरन का बॉल नीचे गिरेगा? सभी लोग इसका आंसर करेंगे। निर्वात का मतलब क्या है जी? हमने हवा निकाल ली है ना, माने कि यहां पर क्या है जी, आपका निर्वात है, वैक्यूम है, तो ऑब्वियस है दोनों भी साथ में ही गिरेंगे, दोनों में ही साथ में ही गिरेंगे। इसका मतलब होता है कि ये जो त्वरण होता है, ये किसी भी, चाहे मुर्गी का पंख रहे या चाहे कोई आयरन बॉल रहे, इसके ऊपर निर्भर नहीं होता है। और इसीलिए निर्वात में जी जो होता है वो एक्चुअली आपका कांस्टेंट होता है। क्या होता है? कांस्टेंट होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है? क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। चलिए इसका आंसर कर देंगे सब लोग। इसका आंसर क्या रहेगा जी? सभी लोग जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। शरीर की प्रतिरक्षात्मक जो क्षमता होती है भाई साहब, उससे जुड़ी सबसे महत्वपूर्ण कोशिका कौन सी होती है? तो एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, यह हमारे बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका आंसर रहेगा आपका लिम्फोसाइट। इसका आंसर क्या रहेगा? लिम्फोसाइट। और ये लिम्फोसाइट का ही मतलब इसे हम डब्ल्यूबीसी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डब्ल्यूबीसी बोलते हैं। कोई मुझे बता सकता है कि आरबीसी को कौन से नाम से जाना जाता है? इनको एरिथ्रोसाइट्स बोला जाता है, इनको एरिथ्रोसाइट बोला जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। लिम्फोसाइट का मतलब क्या होता है जी? डब्ल्यूबीसी होता है। और कोई मुझे बता सकता है कि ये डब्ल्यूबीसी का आकार कौन सा होता है जी? इसका आकार होता है क्या? ये एरिथ्रोसाइट्स जिसे हम आरबीसी बोलते हैं, ये डिस्क शेप होती है, बराबर है। और ये डब्ल्यूबीसी जो उनका आकार नहीं होता है, आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है? क्लियर है? और एक क्वेश्चन पूछा है हमारे बीपीएससी में, पूछा गया है कि ये जो एरिथ्रोसाइट्स है, जिनको हमने आरबीसी बोली है, इनकी लाइफ कितनी होती है? इनकी लाइफ लगभग 120 से लेकर 125 दिन तक होती है। और ये कहां पर जाके मरेगी जी? ये कहां पर जाते मरती है? ये मिलती है आपके स्प्लीन, माने कि जिसे हम क्या बोलते हैं जी? प्लीहा बोलते हैं। उस प्लीहा में जाकर ये मरते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और इसीलिए इसी प्लीहा को हम क्या बोलते हैं जी? क्या बोलते हैं? आरबीसी की जी, क्या बोलेंगे? ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी बोला जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं अगला सवाल के ऊपर। पर उसके पहले रैपिड रिवीजन लेने वाला हो, उसके बाद और क्वेश्चन लूंगा। यहाँ पे सेशन हमारा खत्म नहीं हुआ है,
तो अभी तक हमने जितने क्वेश्चन पढ़े उनका ये रिवीजन है। जो रिवीजन के लिए तैयार है एक बार हाथ ऊपर कर देगा। चलो सभी लोग इसके, हाँ सभी लोग तैयार है जी। चलो आगे बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। रैपिड रिवीजन आप सभी के स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सभी लोग इसका आंसर कर देंगे। बताओ इसका आंसर क्या रहेगा, फास्ट, जल्दी जल्दी। सबका हाथ ऊपर है। रैपिड फायर, ऑलवेज रेडी। चलो बताओ कौन सा घर्षण गति शुरू होने से पहले कार्य करता है? तो इसका आंसर रहेगा आपका स्टैटिक फ्रिक्शन, स्थैतिक घर्षण। अगला सवाल, दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। घर्षण किस कारक का निर्भर करता है? घर्षण को निर्भर यानी कि फ्रिक्शन जो होता है वो कौन से कारक के ऊपर निर्भर करता है? फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। कॉन्टैक्ट एरिया, नॉर्मल फोर्स, सरफेस रफनेस। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मोर देन वन ऑफ अबव। इसका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर डी, मोर देन वन ऑफ अबव। देखिए जितनी ज्यादा सतह आपके संपर्क में रहेगी, नॉर्मल फोर्स क्या लग रहा है और उसी तरह से आपका सतह की खुरदुरापन कितना है, इन तीनों चीजों के ऊपर आपका फ्रिक्शन डिपेंड करता है, याद रखेगा। तो आंसर क्या रहेगा इसका? ऑप्शन नंबर डी आएगा। ठीक है, चलो अगला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इसका भी आंसर कर देंगे। न्यूटन के पहले नियम से क्या बोला गया है? सभी लोग आंसर करेंगे। इसका आंसर क्या रहेगा? न्यूटन का पहला नियम किस नाम से जाना जाता है जी? न्यूटन का पहला नियम किस नाम से जाना जाता है? यह जाना जाता है आपके, इसे बोला जाता है लॉ ऑफ इनर्शिया। इसे क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ इनर्शिया। ये रहा आपका तीसरा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर, चलो बताओ इसका आंसर क्या रहेगा, जल्दी जल्दी। एक व्यक्ति चलती ट्रेन से कूदता है, वह आगे गिरता है, तो इसका मतलब क्या है? उसके अंदर क्या था जिसके वजह से भाई साहब जो गिरा हुआ आदमी है, गिरा हुआ मतलब कैरेक्टर से गिरा हुआ आदमी की बात नहीं कर रहे जी, हम बात कर रहे हैं कि भाई साहब रेलवे के या किसी मोशन में जो गाड़ी है भाई साहब, उसमें से अगर गिर गया तो उसमें कौन सा रहेगा? इनर्शिया ऑफ मोशन रहेगा। बहुत बढ़िया उत्तर किया आप सभी ने। चलो आगे बढ़ते हैं। पांचवा क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर, इसका भी आंसर कर देंगे। लेंज लॉ, सभी को बताए लेंज लॉ का नियम जो सिद्धांत होता है वो किसका पालन करता है? ये किसका पालन करता है जी? ये काम, हाँ चलो इसे आप पे कुछ लोग जो है गलत आंसर करने वाले मुझे पता है, चलो बताओ इसका आंसर फास्ट। एनर्जी का कंजर्वेशन, चार्ज का कंजर्वेशन, मास का कंजर्वेशन। आप सभी को बताइए क्वेश्चन हमारे यहाँ पे पूछा गया है, आंसर रहेगा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्या रहेगा? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी रहेगा। लास्ट क्वेश्चन, लास्ट नहीं छठवां क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। मेल सेक्स हार्मोन कौन से होते हैं? चलिए, किसी भी पुरुष में पाए जाने वाले जो सेक्स हार्मोन होते हैं वो कौन से होते हैं बताइए। नर का लिंग गुणसूत्र कौन सा होता है? तो ये होता है आपका एक्स वाई होता है। क्या होता है? एक्स वाई होता है। और वही अगर किसी मादा के बारे में पूछा जाए तो भाई साहब मादा में कौन से होते हैं जी क्रोमोजोम? ये आपके एक्स एक्स क्रोमोजोम होते हैं। इसका मतलब होता है किसी भी पुरुष को, किसी भी पुरुष को पुरुष बनाने वाला क्रोमोजोम कौन सा है? पुरुष बनाने वाला क्रोमोसोम कौन सा है? सभी लोग इसका भी आंसर कर देंगे। किसी भी पुरुष को पुरुष बनाने वाला जो क्रोमोसोम होता है वो कौन सा होता है जी? ये होता है आपका वाई क्रोमोसोम होता है। कौन सा होता है? वाई क्रोमोसोम होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सातवें नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। विच फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉकिंग? चलने के लिए कौन सा बल उत्तरदायी होता है? चलने के लिए कौन सा बल उत्तरदायी होता है? तो ये आपका रहेगा स्टैटिक फ्रिक्शन। कौन सा रहेगा? स्थैतिक घर्षण। कौन रहेगा? स्थैतिक घर्षण। याद रखिएगा जी भाई साहब। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, आठवें नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। कौन सा उपकरण विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर काम करता है? माने कि कौन से प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है? चलो बताओ आंसर। ट्रांसफॉर्मर, इलेक्ट्रिक मोटर या बैटरी? इसका आंसर बहुत सारे लोग गलत करने वाले हैं।
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ऊपर काम करने वाले यहां पर हमारे पास दो ऐसे इंस्ट्रूमेंट यहां पर दिए गए हैं। एक है आपका ट्रांसफॉर्मर और एक है आपका इलेक्ट्रिक मोटर। आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी आना चाहिए। और ये जो आपको इलेक्ट्रिक बैटरी नजर आ रही है, ये केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर काम करती है। मान कि ये काम करते विद्युत का जो रासायनिक प्रभाव है, विद्युत का जो रासायनिक प्रभाव है उसके ऊपर काम करते हैं। ठीक है, चलो अगला सवाल 9वें नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, इसका भी आंसर कर देंगे। चलिए बताइए जी इसका आंसर क्या रहेगा, जल्दी जल्दी। What happen when an unbalanced force acts on an object? जब किसी वस्तु पर असंतुलित बल कार्य करता होगा तो क्या होगा? Object remains in a rest. Object moves with a constant speed. The object is accelerated. माने कि आंसर आपका रहेगा ऑप्शन नंबर सी। उस ऑब्जेक्ट में क्या होगी जी? उसमें त्वरण की प्राप्ति होगी, मान कि उसकी गति में परिवर्तन होगा। ये एसिड का इसका मतलब क्या है? उसमें गति प्राप्त होगी, गति प्राप्त होगी, ये उसका उत्तर रहेगा। अब गति एक तो कम भी हो सकती है और भाई साहब ज्यादा भी हो सकती है। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन जो है अक्सर पूछे जाते हैं हमारे बीपीएससी में। याद रखेगा, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के ऊपर हमें क्वेश्चन आना मतलब आना ही है। और ये दो चीजें यहाँ पे बोला गया है, कोई मुझे बता सकता है जी ये न्यूटन के कौन से नियम को निर्देशित कर रहे हैं? ये दो सेंटेंस जो आपको नजर आ रहे हैं, ये न्यूटन के कौन से नियम को निर्देशित कर रहे हैं? ये निर्देशित करे आपके न्यूटन का पहले नियम को। न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है, उस फर्स्ट लॉ को ये निर्देशित कर रहे हैं। और उसी तरह से जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल क्लियर है सभी को। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 10th नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सभी लोग इसका भी आंसर कर देंगे। इसका आंसर क्या रहेगा जी? फास्ट। चलिए, कौन सा बल संपर्क के बिना कार्य करता है? कौन सा बल संपर्क के बिना कार्य करता है? बहुत सारे लोगों ने अभी तक लाइक नहीं ठोके हैं, तो जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है, अगर सेशन आपको पसंद आ रहा है, आपकी मेहनत हमें पसंद आ रही है, हमारी मेहनत आपको पसंद आ रही है, वैसे भी तो मैं तो आपको हमेशा लाइक करता ही हो। भाई साहब चौथा चैम्बर आपके नाम कर दिए है, तो भाई साहब आपका भी फर्ज बनता है कि आपने लाइक करते रहना चाहिए। जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है, लाइक करेंगे, सेशन को सब्सक्राइब भी कर देंगे और शेयर भी कर देंगे। चलो बताओ इसका आंसर क्या रहेगा? कौन सा बल संपर्क के बिना कार्य करता है? माने कि विदाउट कॉन्टैक्ट, माने कि नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कौन सा है? तो इसका आंसर रहेगा आपका ग्रेविटेशनल फोर्स। कौन सा रहेगा? ग्रेविटेशनल फोर्स रहेगा। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। चलो लाइक कर देंगे सभी लोग जिन्होंने अभी तक सेशन में लाइक नहीं किए हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा सेशन था, आपको सेशन पसंद आया होगा। और उसी तरह से मैं कुछ क्वेश्चन में आपको देना चाहूंगा एज ए होमवर्क। उन क्वेश्चन के आंसर आप कमेंट बॉक्स में कर दोगे। मुझे दो एग्जाम्पल लिखकर बताएंगे, दो उदाहरण लिखकर बताएंगे जो संपर्क बल है। दो एग्जाम्पल संपर्क बल के और दो उदाहरण आप असंपर्क बल के लिख के आओगे। असंपर्क बल के बारे में लिखोगे और एक राय आपकी लिखोगे। क्या कुलदीप सर ने यूपी में पूछे गए, उसके बाद एमपी में पूछे गए, राजस्थान में पूछे गए, छत्तीसगढ़ में पूछे गए और उसी तरह से हमारे बिहार के विभिन्न पीसीएस में पूछे गए जितने भी विज्ञान के क्वेश्चन हैं, क्या ये सभी क्वेश्चन हमने करने हैं? अगर करने हैं तो सभी लोग अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। जितने ज्यादा लोगों की राय आएंगे ये सेशन में उतने ही जल्दी जो है इसे प्लान करूंगा, इसके ऊपर तैयारी कर लूंगा। ठीक है जी, क्लियर है? चलो, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। गुड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल एंड टेक केयर।